हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 31 के बारे में पढ़ेंगे। यह वर्कशीट क्लास 10th से रिलेटेड है और हमारे वर्कशीट का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि इतिहास के चैप्टर 1 से लिया गया है। तो बच्चे, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि राष्ट्र क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। अगर राष्ट्र के बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाती है तो हमारे पास मन में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद को जानने के लिए सबसे अच्छी तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में एक महिला हाथ में एक मशाल लिए हुई है। इसमें हम देख सकते हैं कि यह जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार द्वारा स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया है। इसमें यह महिला एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, जबकि दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की घोषणा की गई है। इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। इस चित्र में हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि राष्ट्रवाद क्या है, इस चित्र को भी अच्छे से समझ लिया। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है, क्या यह चित्र असली है? तो नहीं, यह चित्र मात्र एक कल्पना दर्श है, जिससे कि यह एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना संभव नहीं है, और अगर संभव है तो उसके लिए काफ़ी संघर्ष की आवश्यकता है। ज़मीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यह हमें चिन्हित करता है कि किस तरीके से जो निरंकुश शासन का है उसका अंत किया गया है। तो अब हम सभी आते हैं इस वर्कशीट पर। तो वर्कशीट में आप देखिए कि पहला है राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सॉरियो के विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियो ने 4 चित्रों की एक कल्पना श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। जैसा कि पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो ये राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सॉरियो के विचार थे। अब हम आते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी।
तो इस तरीके से 1789 में की क्रांति जो है वो राष्ट्रवाद के रूप में उत्पन्न हुई। अब हम सभी आते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। तो राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण थे निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। इस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इसके ये महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुए। अब हम सभी प्रश्न उत्तर पे आते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट कीजिए। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी तथा पहली बार एक भाषा, भौगोलिक भाग तथा संस्कृति के आधार पर राष्ट्र का गठन हुआ था। तो इस तरीके से 1789 की क्रांति जो है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? तो निरंकुश शासन का अर्थ होता है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो। राजतंत्र निरंकुशवाद का उदाहरण होता है। प्रतिमा के सामने जमीन पर ध्वस्त अवशेष निरंकुशवाद अर्थात राजतंत्र के अंत का प्रतीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। तो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद कई कारणों के कारण उभर कर सामने आया, जैसे कि साझी विरासत, एक समान इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा तथा एक भौगोलिक क्षेत्र। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ साथ एक जन आंदोलन भी था। चौथा प्रश्न है हमारा, फ्रेडरिक सॉर्यू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो अपने चित्र बनाए हैं उसने अपने 4 चित्रों की श्रृंखला एक दिखाई है, जिसमें कि निरंकुशवाद का अंत होगा और लोकतंत्र का उदय होगा, इसका वह मानना है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्र राज्यों के गठन को भी दर्शाया है। तो इस तरीके से फ्रेडरिक सॉर्यू के चित्रों की मुख्य विशेषता हो गई निरंकुशवाद का अंत, लोकतंत्र का उदय और राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्र राज्यों के गठन का। तो इस तरीके से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। उम्मीद है सभी बच्चे समझ गए होंगे और सभी बच्चे जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए।